ओके, तो पिछले बार हमने क्या देखा था कि बहुत सारे रिफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान में इंडिया में घुस गए, और तुमको ये भी मैंने बताया कि वो क्यों उनको हमने अलाउ किया थोड़ा बहुत। हम तो उनको मार मार के भगा भी सकते थे, ठीक है, लेकिन उनको क्यों नहीं भगाया हमने ज्यादा? क्योंकि बराबर है ना यार, वो लोग भी टेंशन में थे, उनकी जान पे आ रही थी, उनको मरने की, लाइक उनको मरने का डर था, और उनके कंट्री में उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने जब आए यहाँ पे, अपने कंट्री के लोग होने की वजह से हमने उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, एज अ ह्यूमैनिटी। हम दिलदार है यार, हम थोड़े पीसफुल कंट्री है। हम, तुम ऐसा मत सोचो कि हमने उनको क्यों नहीं भगाया, हम थोड़े पीसफुल कंट्री है, हम सबको हेल्प करते हैं, दैट्स व्हाई। अब 1970s की बात करते हैं, क्या हुआ। तो अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं बांग्लादेश, पोखरण टेस्ट, सिक्किम एंड नेशनल इमरजेंसी, सब कुछ देखेंगे। अब इंडिया पाकिस्तान का फिर से वॉर हो गया, ठीक है। पहला वॉर कब हुआ था? 1965 में। अब दूसरा वॉर हो गया 1971 में। पाकिस्तान को कुछ काम धंधे नहीं थे, उसको ऊटे छूटे इंडिया के साथ वॉर करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो 90 नहीं हो ना, मतलब इट इज सच अ कंट्री नो हु इज ऑब्सेस्ड विद इंडिया। इंडिया के साथ ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान, और एक ही काम है उसका, वॉर करना, बस दैट्स इट। 1965 में वॉर किस चीज के ऊपर से हुआ था? कश्मीर का ऊपर से। लेकिन इस बार जो वॉर हुआ पाकिस्तान और इंडिया में, वो बांग्लादेश के ऊपर से हुआ, और वो ईयर क्या था? 1971 में। अब तुम सोच रहे होंगे, होना अलग किसको था? बांग्लादेश को, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को अलग होने का था वेस्ट पाकिस्तान से। इंडिया को क्यों वॉर में ला रहा है पाकिस्तान? तो वो इसलिए क्योंकि इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान को। अरे ऑब्वियसली तुम सोचोगे अब इंडिया क्यों आगाऊपना कर रहा था, वैसा नहीं है। वहां के लोग रोज मर रहे थे रे बाबा ईस्ट पाकिस्तान के। अब उनको इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो इंडिया उन्होंने सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को क्या लग रहा था कि इंडिया चुगलखोरी कर रहा है, ठीक है, इंडिया शुड नॉट पार्टिसिपेट इन ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। उनको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए इंडिया ने, ऐसा उसको लग रहा था, क्योंकि वो उसका पार्ट था। तो हमने उनको हेल्प किया बांग्लादेश वालों को, तो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था, किसको? पाकिस्तान को। और फिर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया उसी चीज के ऊपर से। और वो कब हुआ? 1971 में। लेकिन तुम देख सकते हो वेस्ट पाकिस्तान कहां पर है, मैप में देखो लेफ्ट साइड पे, पूरा एक दूसरे कॉर्नर पे है, और ये राइट साइड के कॉर्नर पे कौन है? ईस्ट पाकिस्तान। यहाँ पे वो मदद ही नहीं भेज पाए, ठीक है। तो इंडिया ये वॉर फिर से जीत गई, ठीक है। मतलब एक तो कैसा है कि वो कंट्री बहुत पावरफुल नहीं है, प्लस ये पूरा रीजन किससे लॉक्ड है? इंडिया से लॉक्ड है। तो हमने ये वॉर भी जीत लिया, ठीक है, कौन सा? ईस्ट पाकिस्तान वाला। और ईस्ट पाकिस्तान का 1971 का जो वॉर जीता, तो बांग्लादेश ये देश बना, ठीक है। विच कंट्री केम इनटू बीइंग आफ्टर 1971 वॉर? बांग्लादेश। बांग्लादेश एक बड़ा सा एक कंट्री बन गया इसके बाद। उसी टाइम के दौरान 1971 के बाद जो सबसे मेजर इवेंट था, वो एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड था, ठीक है। तो इंडिया जब से इंडिपेंडेंस हमको मिला था ना, तब से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि एटॉमिक बॉम्ब बना पाए। जो वो इसमें गिराया था ना, वर्ल्ड वॉर टू में, हिरोशिमा नागासाकी में। तो वही टाइप के बॉम्ब हम लोग 1947 से ट्राई कर रहे थे कि हम बना पाए। लेकिन तुमको तो पता है, 19 मतलब हमारा को जब इंडिपेंडेंस मिला, तब हमारे बहुत सारे लोग लिटरेट नहीं थे। और वो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि बस अमेजोन खोल लो और अमेजोन के ऊपर ना एक काम कर लो, एटॉमिक बॉम्ब सर्च कर लो और उसको मंगा लो, डिलीवरी विद इन 4 डेज, ठीक है, प्राइम मेंबर होंगे तो 2 दिन में। ऐसा थोड़ी था। तो जो बॉम्ब था एटॉमिक एनर्जी का, तो उसको हर एक देश को खुद को बनाना पड़ता था, कोई देश दूसरे को नहीं देता था। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा पावरफुल वेपन था ना। तो यूएसए ने बनाया था, रशिया ने बनाया था। तुम डायरेक्टली उनसे मांग नहीं सकते थे, क्योंकि वो देते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि सबसे पावरफुल वेपन है ना पूरे वर्ल्ड में, लोगों की फटती थी एटॉमिक बॉम्ब के नाम से। तो इंडिया 1947 से ट्राई कर रहा था कि हम खुद का बॉम्ब बना पाए, और फाइनली हम 1974 में सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, 1974 में। तो हमने एटॉमिक बॉम्ब्स का टेस्टिंग किया 1974 में, ठीक है। और कौन से प्लेस पे? पोखरण में। तो राजस्थान के पोखरण प्लेस पे 1974 में हमने अंडरग्राउंड टेस्टिंग किया। तो ये जो तुम छेद देख रहे हो ना, वो छेद किस वजह से? अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। अब तुम सोच रहे होंगे, बॉम्ब का टेस्टिंग किया, ठीक है, जमीन के ऊपर करने का ना, जमीन के नीचे क्या है? अंडरग्राउंड का को। तो अंडरग्राउंड इसलिए ताकि लोगों को पता ना चले, बाकी की कंट्रीज को। बाकी की कंट्रीज ना आंखें तान के बैठे हुए थे कि ये कब ऐसा टेस्टिंग करते और कब हम फिर हमला करते उसके ऊपर। तो रशिया, यूएसए हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे थे। तो हमने क्या किया,
टेस्टिंग की, लेकिन कैसे? जमीन के नीचे। हम भी होशियार है, हमने क्या किया, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे टेस्टिंग किया। तो ये टेस्टिंग क्यों किया हमने? क्योंकि हमको बताना था पूरे वर्ल्ड को कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है और हमसे अभी टकराओ मत। क्योंकि हमने कितने वॉर देखे थे अभी तक, 3 वॉर देखे थे, और बाकी के कंट्रीज के अंदर हमारा डर बैठना जरूरी था। नहीं तो फिर तो उठे छुट्टे कोई भी वॉर कर रहा था। 1962 में चाइना तो बिना रीजन के वॉर कर रहा था। पाकिस्तान का भी वैसा ही है। अब ये कंट्रीज के अंदर हमारा डर बैठने के लिए हमने किसका टेस्टिंग किया? एटॉमिक बॉम्ब का, एटॉमिक एनर्जी का। हम चाहते नहीं थे, लेकिन हमने टेस्टिंग किया उसका, सो दैट बाकी के कंट्रीज हमसे डरे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टेस्टिंग था हमारा। अब उसके बाद जो मेन सिचुएशन तैयार हुई वो सिक्किम की थी। अब सिक्किम के अंडर क्या हुआ एग्जैक्टली तो सिक्किम, हमारे ये जो मैप है तुम ऊपर का इसमें देख सकते हो, जो ये पार्ट है ये वाला, उसको कहा जाता है वेस्ट बंगाल तुम्हारा। और वेस्ट बंगाल के सबसे ऊपर वाला जो रीजन है उसको क्या, उस स्टेट का नाम क्या है? सिक्किम। तो सिक्किम ये कैसा है, इंडिया का पहले पार्ट नहीं था, मतलब वो एक सेपरेट रीजन था। लेकिन इंडिया के अंदर 1975 में वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो गया। तो पहले सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था। सिक्किम कब हमारा पार्ट हो गया? 1975 में। और तब हम लोगों ने उसका किस चीज का दर्जा दिया? हमने उसको स्टेट का। तो सिक्किम हमारा स्टेट बन गया 1975 में। तो उसके पहले नहीं था। कब बना? 1975 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान में रखो, नहीं तो ये और एक सेपरेट देश हो जाता ना यहाँ पे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम जब हमारा पार्ट बना। आगे, अब 1974 में सिचुएशंस इतने खराब चल रहे थे, एक तो 3 वॉर हो गए थे। 1974 का सिचुएशन आया, ऑलरेडी हम लोग इसके टेंशन में थे, एटॉमिक बॉम्ब्स के टेस्टिंग के। और उसी वक्त 1974 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया। तो ये कहाँ का हाई कोर्ट है? इलाहाबाद का, मतलब यूपी का। तो इस हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस टाइम के ऊपर। तो केस ऐसा था हाई कोर्ट में, एलिगेशंस थे वो, कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट की मशीनरी गलत कामों के लिए यूज की, ऐसा एलिगेशन था। ठीक है, और उस कोर्ट को कुछ प्रूफ मिले कि हाँ बाबा उसमें कुछ सच था उन एलिगेशंस के अंदर। तो उन्होंने इंदिरा गांधी का जो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर बनने के जो पॉसिबिलिटी थी वो सब खत्म हो गई। किस चीज की वजह से? इस हाई कोर्ट के डिसीजन की वजह से। हम ये डिस्कस नहीं करने वाले कि उसका हाई कोर्ट का डिसीजन सही था कि गलत था। उन्होंने डिसीजन दिया कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, गवर्नमेंट की गश्तरी का गलत इस्तेमाल किया। तो वो सच है कि नहीं है, वी आर नॉट डिस्कसिंग, हमको कुछ लेना देना नहीं है उससे। तो ये डिसीजन की वजह से क्या हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी इमीडिएटली इलेक्शंस में खड़ी नहीं हो पाई उस टाइम के ऊपर, और फिर दूसरे कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया उस टाइम के ऊपर। वो तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन 1974 के ये डिसीजन के बाद, ठीक है, सिचुएशन क्या होने वाली थी? दूसरे लोग कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था। लेकिन तुमको पता है इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी पावरफुल लीडर। वो अगर वहां से चली जाती उस टाइम के ऊपर 1974 में, तो हमारा सिचुएशन इतना खराब हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी 3 वॉर हो गए थे। बांग्लादेश का सिचुएशन ठंडा नहीं हो रहा था। पाकिस्तान यहाँ पे उसका तो रोज का टेंशन चालू था। ऊपर से हमारा पावरफुल जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हटाने की कोशिश हो रही थी हाई कोर्ट के डिसीजन की वजह से। तो इस वक्त इंदिरा गांधी ने क्या किया? नेशनल इमरजेंसी लागू की इंडिया के अंदर। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी क्यों उन्होंने लागू की? क्योंकि लोग यहाँ पे देश को डिवाइड करने पे तुले हुए थे, इंडिया के सभी लोग। मतलब अलग अलग रीजन से अलग अलग लोग अपने फायदे के लिए इंडिया को डिवाइड करने पे तुले हुए थे 1947 से। तो ये चीज ना हो, इंडिया डिवाइड ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि नेशनल इमरजेंसी लागू करेंगे, जिसकी वजह से फिर इंडिया डिवाइड नहीं होगा, इंडिया जैसे कि वैसा ही रहेगा। अब ये नेशनल इमरजेंसी की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे लोगों को ये नेशनल इमरजेंसी अच्छा नहीं लगा। तो ये इमरजेंसी के अगेंस्ट, ये इमरजेंसी किसने लागू की? इंदिरा गांधी ने, देश को बचाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये बोलना था कि ये इंदिरा गांधी देश को बचाने के लिए नहीं, खुद को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे रखने के लिए कर रही है। हालांकि वो उस एंगल से देख रहे थे, वो बराबर नहीं था, लेकिन वो जो बोल रहे थे उसमें थोड़ा तो सच था। अब ये मूवमेंट जो चल रही थी इंदिरा गांधी की फॉर नेशनल इमरजेंसी, देश को बचाने के लिए, तो इस मूवमेंट के अगेंस्ट दूसरी एक मूवमेंट तैयार हुई जिसका लीडर था जयप्रकाश नारायण।
तो तुमको ध्यान में रखना है कौन उसके अगेंस्ट में था, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण भी बोलते हैं उसको, तो ये भी एक पावरफुल लीडर था उस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो ये किसके अगेंस्ट में था, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में था, वो तुमको ध्यान में रखना है। अब ये सिचुएशन कब ज्यादा वर्सन हुई, नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर की गई। इमरजेंसी के पहले ही जयप्रकाश नारायण बहुत झगड़े में था पब्लिकली विद इंदिरा गांधी, लेकिन इमरजेंसी के बाद ये सिचुएशन बहुत ही हार्ड हो गई, क्योंकि ये सिचुएशन पूरे इंडिया के ऊपर लागू की गई थी, नेशनल इमरजेंसी। अब इस इमरजेंसी में क्या हुआ, जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे, सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं, जैसे कि तुम कहां पे भी जा सकते हो, किसी को भी कुछ बात कर सकते हो, हाँ कुछ भी बोल सकते हो, ये फ्रीडम होता है। तो ये फ्रीडम सब बंद किए गए। नेशनल इमरजेंसी का मतलब ही है कि फंडामेंटल राइट्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम कहां पे भी जा नहीं सकते विदाउट परमिशन, तुम कुछ भी बोल नहीं सकते विदाउट परमिशन। तो फंडामेंटल राइट्स सबके बंद किए गए, एंड ह्यूमन राइट जितने भी है वो सब रेस्ट्रिक्ट किए गए। तो ये इमरजेंसी के अंदर क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स ये सब बंद कर दिए गए। और ये इमरजेंसी कहां कब से कब तक चली, 1975 टू 1977। तो तुमको ये इससे खाली इतना ही ध्यान में रखना है कि किस हाई कोर्ट का डिसीजन था, इलाहाबाद का, कि ठीक है इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया गवर्नमेंट के मशीनरी का उनके इलेक्शन कैंपेन में। तो ये डिसीजन के वजह बाद सिचुएशन काफी हार्ड हो रही थी देश में, और जिसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या डिसीजन लिया था, नेशनल इमरजेंसी का। और इस डिसीजन के अगेंस्ट भी कौन सी मूवमेंट थी, जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट। और ये कब से कब तक इमरजेंसी चली, 1975 से लेके 1977 तक। अब इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, जो नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी, अब वो तो बहुत पावरफुल नेता थी, कौन, इंदिरा गांधी, लोग उसको पसंद करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, उसने देश को बचाने के लिए किया नेशनल इमरजेंसी, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगा वो, कि जब उनके फंडामेंटल राइट्स और उनके ह्यूमन राइट्स बंद कर दिए गए, तो लोग इंदिरा गांधी को कैसे देख रहे थे कि बाबा वो अच्छी लीडर नहीं है, ऐसा सोच रहे थे, ठीक है। जबकि पहले उन्होंने बहुत वाहवाह की थी, लोगों को बहुत अच्छा लगता था इंदिरा गांधी के बारे में। लेकिन वो इमरजेंसी के बाद लोगों में उनकी निगेटिव इमेज तैयार हो गई। अब उसके बाद इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए, और इलेक्शंस में इंदिरा गांधी ऑब्वियसली हार गई। क्यों, क्योंकि इमरजेंसी के जो ड्यूरेशन में जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स वो चले गए थे, तो लोग गुस्से में थे, लोगों में निगेटिव इमेज थी इंदिरा गांधी की। और उसके बाद इलेक्शंस में वो हार गई। और इलेक्शन के बाद कौन सा पार्टी फिर जीता उस टाइम के ऊपर, तो वो पार्टी थी जनता पार्टी। तो जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है सेपरेट, बहुत सारी पार्टीज मिला के, एकजुट मिला के जनता पार्टी बनी थी। तो मेनी पार्टीज केम टुगेदर एंड फॉर्म जनता पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी लीडर इंदिरा गांधी डिफीटेड बाय जनता पार्टी, वो तुमको ध्यान में रखना है। ये क्यों हार गई इंदिरा गांधी इस इलेक्शन में, इमरजेंसी की वजह से, लोगों में निगेटिव इमेज थी, तो वो हार गई। अब उसके बाद कौन लीडर बना, तो वो थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई बन गए लीडर हमारे, और उनके बाद चरण सिंह, एक के बाद एक। वो क्या हो गया था, ये गवर्नमेंट बहुत सारे पार्टीज ने मिलके बनाई थी ना, तो वो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी, मतलब आगे पीछे ही चल रहा था उनका। तो जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद, तो वो बहुत दिन तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए। क्यों, क्योंकि इंटरनल बहुत सारे पॉलिटिक्स चल रहा था। तो वो पॉलिटिक्स की वजह से मोरारजी देसाई बहुत सारे दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए। और उनके बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन आए, चरण सिंह। तो ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मोरारजी देसाई एंड चरण सिंह, वो ज्यादा दिन तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए। क्यों, क्योंकि जनता पार्टी किससे बनी थी, बहुत सारे पार्टीज को मिला के बनी थी। तो सबको बनना था प्राइम मिनिस्टर, अब सबको तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है देश का। इसलिए ये सिचुएशन बहुत दिन तक ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए, इसलिए तुमने उनका नाम भी नहीं सुना होगा ज्यादा। क्यों, क्योंकि कम ड्यूरेशन तक रह गए थे प्राइम मिनिस्टर वो। अब 1980s में ये सरकार तो कब की गिर गई, कौन सी, जनता पार्टी वाली सरकार बहुत दिन तक नहीं रही। क्यों, क्योंकि उनका कोई भी लीडर टिक नहीं रहा था, तो सभी लीडर गिर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, जनता पार्टी का जो होल्ड था कंट्री के ऊपर से वो चला गया। और 1980 में फिर से नए इलेक्शन आए, ठीक है। 1980s में क्या हो गया, फिर से नए इलेक्शन हुए, और इस बार कौन जीता 1980 में, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी फिर से जीत गई। अब तुमको लग रहा होगा पिछले इलेक्शंस में इंदिरा गांधी हार गई, अगले इलेक्शंस में कैसे जीत गई, हाउ इट इज पॉसिबल। वो इसलिए पॉसिबल हो गया क्योंकि
लोगों ने जनता पार्टी को क्यों चुन के दिया था? उनको लग रहा था कि हाँ, वो बहुत भारी के लोग हैं जनता पार्टी वाले, ठीक है? तो जनता पार्टी वालों को चुन के दिया उन्होंने, इंदिरा गांधी को हरा दिया, ठीक है? अब इस ड्यूरेशन के वक्त उनको पता चला कि वो पूरी झगड़ालू पार्टी है, खाली एक सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है, देश को कोई नहीं चला रहा है ठीक से, और इंदिरा गांधी के साथ कंपेयर करने लग गए। फिर वो इंदिरा गांधी अच्छी थी ऐसा लग रहा था फिर लोगों को, इसलिए नेक्स्ट इलेक्शन में कौन जीत गया? इंदिरा गांधी फिर से जीत गई। तो इंदिरा गांधी को ध्यान में रखना है, शी वॉज अ वेरी पावरफुल लेडी, उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से उनको आज तक आयरन लेडी या फिर सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर बोल के कहा जाता है। हाँ, उनके बहुत सारे डिसीजंस क्वेश्चनेबल थे, लेकिन तुमको ध्यान में रखना है कि देश को जब चलाना पड़ता है तो बहुत सारे डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इस डिफिकल्ट डिसीजन के ऊपर से अगर तुम किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो वो अच्छी बात नहीं है। इंदिरा गांधी डिड हर बेस्ट, उस सिचुएशन में उनसे जो भी बन पड़ा उन्होंने किया, लेकिन लोगों में कैसा है कि वो इमरजेंसी की वजह से उनका नाम इतना लोग अच्छे से नहीं लेते। लोगों को अभी भी ध्यान में है कि नेशनल इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर किया था। तुमको पता होना चाहिए दैट वाज डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के देश के लिए था वो, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। हाँ, लोगों को तकलीफ हुई थी ना उस टाइम के ऊपर, बट उसको क्या कर सकते हैं, तकलीफ तो होती है। कोरोना के बीच में तो तकलीफ हो रही है हमको। तुम देखो ना, ये क्लासेस एक्चुअली आमने सामने होनी चाहिए, और मैं तुमको कैसे पढ़ा रहा हूँ? ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाहर कोरोना वायरस है। तो सिचुएशंस डिफिकल्ट हो जाती है रे, कभी कभार, उसको कुछ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जो पीरियड आया वो है 1980s का, ठीक है, 1980s का। लेकिन आगे बढ़ने के पहले चैट बॉक्स में तुम्हारे कुछ अगर डाउट्स हैं तो प्लीज टेल, आई विल सॉल्व इट। अभी तक जो है, अगर कुछ होंगे तो चैट बॉक्स में बोलो, नहीं तो वी विल जस्ट मूव ऑन आगे के टॉपिक पे। ओके, सामल है, क्या पूछ रहे हो? हाउ वी वन द वॉर ऑफ पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान की जो दोनों भी वॉर्स थे उनका बहुत डिटेल में है कि हम लोग कैसे वॉर जीते, वो हमारे को सिलेबस में नहीं है, तो हम उस पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। इफ यू वांट हम लोग बाद में उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन नॉट राइट नाउ। इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग? अथर्व, क्या पूछ रहे हो? बाकी की कंट्री को हमारे एटम बॉम्ब से क्या प्रॉब्लम थी? अब ऑब्वियसली तुम सोचो ना, हमारे पास अगर एटम बम आ गया तो हम पावरफुल बन जाएंगे, फिर लोगों की फटती रहेगी, ऑब्वियसली उसकी वजह से। ओके, प्रथमेश क्या पूछ रहे हो? सर, अदर कंट्रीज को क्या इफेक्ट होगा? व्हाई डू दे कीप आई ऑन टेस्टिंग? अरे उनको प्रॉब्लम है ना, इंडिया जैसा देश के पास, इंडिया ऑलरेडी, तुमको तो पता है इंडिया इंडस्ट्रियली बहुत पावरफुल था, लाइक ब्रिटिश के पहले। तो इंडिया को सबको टेंशन था, अगर इंडिया के पास एटम बम आ गया तो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री हो जाएगी, इसलिए लोग हमको टेस्टिंग करने नहीं दे रहे थे। ओके, तो चलो 1980s की बात करते हैं अभी। खलिस्तान, उल्फा, राजीव गांधी, सिंह, शेखर एंड लिट्टे के बारे में। अब सबसे पहला देखते हैं खलिस्तान क्या प्रकार है, ठीक है, खलिस्तान डिमांड। अब 19 ये जो पीरियड है 80s का, तो सबसे पहला प्रॉब्लम शुरू हुआ खलिस्तान का, ठीक है। अब खलिस्तान क्या है? तो खलिस्तान ये एक इमेजिनरी रीजन है। तो हमारा जो पंजाब रीजन है वो ऊपर के साइड पे है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के नीचे एक स्टेट है पंजाब। तो पंजाब के जो लोग हैं वो सिख होते हैं, ठीक है। तो सिख्स ऑफ पंजाब की ये डिमांड थी 1947 में। मुस्लिम्स ने क्या डिमांड किया कि उनको एक सेपरेट देश चाहिए, तो उनको कौन सा देश मिला? ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो वैसे ही हमारे सिख लोगों को भी, इंडिया के सिख लोगों को सेपरेट देश चाहिए था, और उनके देश को नाम क्या देने वाले थे वो? खलिस्तान। मतलब ये पाकिस्तान, ये खलिस्तान। तो खलिस्तान वो कौन बनाना चाहते थे? सिख इंडिया के जो लोग हैं पंजाब के, वो एक सेपरेट देश चाहते थे, लेकिन हमने ये उनको नहीं दिया 1947 में। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर होता तो फिर हर कंट्री अलग अलग बोलती। हर जो सॉरी रीजन है हमारे महाराष्ट्र का, हर एक लोग अपना अपना सेपरेट देश बोलते। इसलिए हमने क्या किया, ये जो डिमांड था खलिस्तान का वो एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये कैसा है, 1947 से प्रेशर कुकर की जैसा बढ़ रहा था, और 1980s में वो फटा,
ठीक है, वो तुमको ध्यान में रखना है। 1980s में वो सिचुएशन इतनी वर्स हो गई कि वहां पे लोग मूवमेंट कर रहे थे कि हमको अलग अलग देश चाहिए, सेपरेट देश चाहिए खलिस्तान के नाम से। तो ये सिचुएशन जब डेवलप हुई तो हमारे अंदर काफी टेंशन बढ़ रही थी इंडिया के अंदर। तो खलिस्तान की डिमांड मतलब क्या है? सिख लोगों को एक सेपरेट देश चाहिए था, यही डिमांड को क्या कहा जाता है? खलिस्तान डिमांड। लेकिन वो ऑब्वियसली हुआ नहीं, ठीक है, आज तक नहीं हुआ वो। लेकिन उस सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा टेंशन हो गई थी। तो ये खलिस्तान की जो डिमांड है, इसको सपोर्ट कौन दे रहा था? हम तो सपोर्ट नहीं दे रहे थे, हमको तो कोई सेपरेट रीजन नहीं चाहिए था। तो इसको सपोर्ट कौन दे रहा था? नन अदर देन पाकिस्तान। ठीक है, फिर से पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा था। किसको? हमारे जो खलिस्तान वाले लोग हैं, सिख वाले लोग, उनको बोल रहे थे तुम एक काम करो, अपना देश बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा है वो। लेकिन पाकिस्तान को कुछ काम धंधे है नहीं, तो पाकिस्तान यही कर रहा था उस टाइम के ऊपर। अब तब उस टाइम के ऊपर क्या हो गया, एक जो उनका सबसे मेन टेम्पल है अमृतसर का, गोल्डन टेम्पल, तो ऐसी खबर थी कि वहां पर कुछ टेररिस्ट लोग छुपे हुए हैं। ठीक है, वो एलिगेशंस थे, वो पता भी नहीं था, वो आज तक पता नहीं चला कि वहां के लोग सच में वो टेररिस्ट थे क्या नहीं थे। लेकिन ऐसी खबर थी कि वहां के गुरुद्वारे में कुछ जो टेररिस्ट हैं वो छुप के बैठे हुए बोल के। अब ये तो ऑलरेडी सिचुएशन क्यों वर्स हो रही थी? खलिस्तान की वजह से। ऊपर से पाकिस्तान उसमें बहुत सपोर्ट दे रहा था उनको। तो हमको ऐसी खबर आई थी गवर्नमेंट को कि वहां पे पाकिस्तान के सपोर्ट वाले टेररिस्ट वहां पे है बोल के, ऐसा लग रहा था। तो ये सिचुएशन कब की है? 1984 की। तो ये न्यूज कितनी सच है, कितनी क्या है, वी डोंट केयर। लेकिन उस टाइम के ऊपर ये सिचुएशन डेवलप हो रही थी वहां पे। ठीक है, ये एलिगेशंस थे, सच है कि नहीं वो आज तक पता नहीं चला, एंड वी डोंट केयर। हमारे बुक में क्या दिया वाला है? खाली कि वहां पे एलिगेशंस थे कि वहां पे टेररिस्ट हैं, वो है कि नहीं वो पता नहीं। अब वहां पे उन लोगों को मारने के लिए हमने इंडियन आर्मी को भेजा। ठीक है, इंडियन आर्मी को भेजा गया वहां पे उन लोगों को मारने के लिए। और ये डिसीजन किसके टाइम पीरियड पे लिया गया? इंदिरा गांधी के। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी 1980 में, ये सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए उनको खबर क्या आई कि बाबा अमृतसर के टेम्पल में कुछ टेररिस्ट लोग हैं कि जो पाकिस्तान के सपोर्ट की वजह से वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, वहां पे आर्मी भेजी। कहां पर? वो टेम्पल में। अब वहां पे जो भी ऑपरेशन हुआ, ठीक है, हमको वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये डिसीजन की वजह से, ये जो इन्होंने डिसीजन लिया इंदिरा गांधी ने कि वहां पे टेम्पल में आर्मी को भेजा, तो ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे जो सिख लोग हैं उनका ये बिल्कुल डिसीजन उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका सबसे मेन टेम्पल है वो अमृतसर का गुरुद्वारा। एंड हेंस वहां पे जब आर्मी भेजी गई, ये सिख लोगों को अच्छा नहीं लगा। और उन्हीं का वन ऑफ द बॉडीगार्ड जो है, प्राइम मिनिस्टर है, ऑब्वियसली तो गार्ड्स होंगे, उनको बॉडीगार्ड होंगे। तो इंदिरा गांधी के वन ऑफ द बॉडीगार्ड्स ने उनको मार दिया उसी टाइम के ऊपर। तो उनका असैसिनेशन किया गया किस टाइम के ऊपर? ये डिसीजन के बाद। ठीक है, एंड वो बॉडीगार्ड भी कौन था? ही वाज आल्सो अ सिख। तो वो भी एक सिख ही था। उनको उस टाइम वो डिसीजन अच्छा नहीं लगा। अब ये तुमको ध्यान में रखना है कि इंदिरा गांधी का डिसीजन बराबर था क्या? तो वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वो खाली एलिगेशंस थे ना। अब वहां पे आर्मी भेजी, वो तो जरूरी था, क्योंकि टेररिस्ट छुपे हुए हैं तो मारना तो जरूरी है। लेकिन तुमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो एक सबसे बड़ा टेम्पल था इंडिया का, ठीक है, सिख लोगों का। और उस तरह से उसको वहां पे आर्मी भेजना ये सही डिसीजन नहीं था, ठीक है, उस टाइम के वक्त। लेकिन कर भी तो क्या सकते थे? पाकिस्तान ने ऑलरेडी हमारे साथ 2 वॉर किए थे, ठीक है, उस टाइम के वक्त। और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट का वजह से हमने इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया। किस चीज को? कि उस टेम्पल में टेररिस्ट है बोल के। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान वाले थे सपोर्ट में। तो सिचुएशन और वर्स ना हो, तीसरा वॉर ना हो, इसलिए डिसीजन लिया गया था कि वहां पे टेम्पल में आर्मी भेजो बोल के। लेकिन ये डिसीजन की वजह से किसको जान गंवानी पड़ी? इंदिरा गांधी को। वन ऑफ द बॉडीगार्ड, जो उन्हीं के बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उसको मार दिया। ठीक है, वो तुमको ध्यान में रखना है। अब सिचुएशन आगे की देखते हैं। अब आसाम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। आसाम मतलब कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। ये वो स्टेट है कि जहां से पूरी अपनी चाय की पत्ती वगैरह ज्यादातर आता है, ठीक है, टी जहां से मिलती है हमको। तो ये जो रीजन है आसाम का, वो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो रही थी जिसका नाम था उल्फा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? उल्फा। फुल फॉर्म क्या है?
यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। तुम वर्ड में देख लो ना, तुमको मीनिंग पता चल जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। यूनाइटेड लिबरेशन मतलब वो किसको लिबरेट करने की कोशिश कर रहे थे, आसाम को लिबरेट करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आसाम किसका पार्ट है, इंडिया का, और वहां के जो लोग हैं आसाम के, वो क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से सेपरेट होना चाहते थे। कौन, उल्फा वाले लोग। तो उल्फा वाले लोग मतलब आसाम के लोग क्या कर रहे थे, ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से अलग होने के लिए मूवमेंट चला रहे थे। तो ये प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट में, आसाम प्लेस में। तुमको ज्यादा डिटेल नहीं है इसका, खाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखो, उसका फुल फॉर्म और ये कहां पर थी। तो फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, उल्फा। और इनका एम क्या था कि इंडिया से सेपरेट होके एक सेपरेट कंट्री बनाना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, कुछ डिटेल्स नहीं है इसके हमको ज्यादा। आगे नेक्स्ट, जो इंदिरा गांधी का जब असैसिनेशन हुआ, तो इंदिरा गांधी के बाद, असैसिनेशन के बाद 1984 में नए जो प्राइम मिनिस्टर बने वो उनके बेटे थे, जिनका नाम था राजीव गांधी। तो राजीव गांधी उनके बेटे थे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि राजीव गांधी, बहुत सारे लोगों को लगता है उनका हस्बैंड है, ऐसा नहीं है, उनके बेटे थे। ठीक है, राजीव गांधी वॉज द सन ऑफ इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी मरने के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बना इंडिया का, राजीव गांधी। ठीक है, अब राजीव गांधी का कैसा है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो राजीव गांधी वाज नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनको देश का प्राइम मिनिस्टर बनना भी नहीं था, वो तो ये फील्ड में आना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी मर गई, जब उनका असैसिनेशन किया गया, तो ऐसा उनका एक पावरफुल लीडर हमारे इंडिया के पास नहीं था। तो एक मेन लीडर बोल के कौन सामने आया, राजीव गांधी। एंड राजीव गांधी कैसे पॉलिटिकली फील्ड ना होने की वजह से उनका डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छा खासा ध्यान था। तो जब ये आए तो हमारे ऊपर इसकी डेवलपमेंट बहुत शुरू हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो तुमको ध्यान में रखना है। तो राजीव गांधी के पीरियड के वक्त 1984 में हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। क्यों, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थे, वो खाली देश का डेवलपमेंट चाहते थे। तो देश में क्या चल रहा है, किसका पॉलिटिक्स, कौन किसको मार रहा है, किसके साथ वॉर कर रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं था ये पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर को। वो ये इनका मेन फोकस क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, देश की उन्नति पैसों के बारे में एंड साइंस में ये हो, ये किसका एम था, राजीव गांधी का। अब राजीव गांधी का आगे का सिचुएशन देखते हैं। राजीव गांधी के वक्त जब मेन जो प्रॉब्लम मतलब जो तैयार हुआ, हर एक प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम झेला है। तो राजीव गांधी का भी अब बारी थी। तो राजीव गांधी ने कौन सा प्रॉब्लम झेला, तमिल, ये श्रीलंका का। तो श्रीलंका कहां पर है, इंडिया के नीचे। तो वहां पे उसके ऊपर वाला स्टेट कौन सा है श्रीलंका के ऊपर, तमिलनाडु, राइट। मतलब हमारा जो स्टेट है उसके ऊपर वो तमिलनाडु है। सो बहुत सारे तमिलनाडु के जो लोग हैं वो वहां पे जॉब के लिए, कुछ दूसरे कामों के लिए कहां पर गए थे, श्रीलंका में गए थे। लेकिन श्रीलंका में जो तमिल वाले लोग गए थे इंडिया से, तो वो माइनॉरिटी में थे। मेजोरिटी कौन है, श्रीलंकन लोग, और ये तमिल वाले कौन लोग हैं, माइनॉरिटी में। तो वहां पे उनके ऊपर जाति हो रही थी ऐसे, तब में एलिगेशंस थे कि श्रीलंका के जो मेजोरिटी लोग हैं वो तमिल लोगों को पावर नहीं देते हैं, वहां पे उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसा बोल रहे थे वो। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो हमारे लोग थे ना, तमिलनाडु से गए हुए लोग थे, वो तमिल लोग थे। तो राजीव गांधी ने ये सोचा कि हमने उनको मदद करनी चाहिए, किनको, तमिल लोगों को भी एंड श्रीलंका को भी, क्योंकि देश अगर अच्छा है तो ही तो वो तमिल माइनॉरिटी को हेल्प कर पाएंगे ना। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला राजीव गांधी ने कि ठीक है बाबा, हम श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे सो दैट तमिल के जो लोग हैं वहां के, उनको प्रॉब्लम उनके सॉल्व हो। लेकिन ये सिचुएशन उनसे सॉल्व नहीं हुई। हमने तो आर्मी भी भेजी थी वहां पे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं उसको। एक उसका मूवी भी है, अगर तुमको टाइम मिले तो देख लेना, जॉन अब्राहम का मूवी है। ठीक है, तो ये मूवी उसी सिचुएशन पे बनाई गई है, श्रीलंकन सिचुएशन। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जब ये सिचुएशन शुरू हुई तमिल लोगों की, तो हम लोग वो सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाए। सिचुएशन क्योंकि बहुत वर्स थी, हमने आर्मी भेजी लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से राजीव गांधी को बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया इंडिया में। हम लोग क्या बोल रहे थे कि बाबा राजीव गांधी इज सच अ पावरफुल लीडर, और फिर भी वो सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाया, ऐसे लोग बोल रहे थे।
तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे हमारे अंदर, इंडिया के अंदर भी, ये पर्टिकुलर हार का वजह से, बट फाइन, नो इशू। उसके बाद राजीव गांधी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लग गए। उसी टाइम के ऊपर क्या हो गया, उस टाइम के ऊपर हम लोग वो वॉर की वजह से एक कंपनी से ये इस टाइप के गन्स ले रहे थे। दीज आर कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज कैनन्स, लॉन्ग रेंज तोप बोलते हैं इसको, ठीक है, लॉन्ग रेंज कैनन्स। तो ये कौन सी कंपनी की तरफ से ले रहे थे हम लोग, बोफोर्स की तरफ से ले रहे थे। तो ये मशीन लेते वक्त, ये जो कैनन है ये लेते वक्त बहुत सारा घोटाला हुआ है ऐसा बोल रहे थे, करप्शन के चार्जेस थे। तो ऑब्वियसली अब देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था, राजीव गांधी। तो करप्शन किसी और ने किया था, लेकिन भुगतान किसको करना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को। तो लोग क्या बोलने लगे, राजीव गांधी ही करप्टेड है। ऐसा नहीं था। वो क्यों वॉर हुआ था, मतलब वो जो एलिगेशन थे वो किस चीज के थे, कैनन्स के, मतलब ये बोफोर्स कंपनी के जो गन्स है ये इसके ऊपर। लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, लोगों में उनकी इमेज थोड़ी खराब हो गई, कि लोगों को लग रहा था कि वो करप्ट है। ऐसा नहीं था। वो किस चीज की वजह से था, ये खाली एलिगेशंस थे इसकी वजह से। तो तुमको ध्यान में रखना है, बोफोर्स का करप्शन के चार्जेस किसके अंडर हो गए थे, राजीव गांधी के पीरियड के वक्त, वो तुमको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद एक जो नया प्राइम मिनिस्टर आया, उसके उसके नेक्स्ट बाद, सो देयर वर वेरियस डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, और उनका जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने राजीव गांधी के बाद, और जिनका किस पार्टी के दल के थे वो, कोलेशन। तो जनता दल एक कोलेशन था, तो वो कोलेशन के हेड कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ऑब्वियसली ये करप्शन चार्जेस की वजह से जब वो हार गए इलेक्शंस, राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी, तो नेक्स्ट पार्टी कौन आ गई पावर में, जनता दल, और उनका हेड कौन था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या बन गए, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए।